केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। प्रहार में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी तनातनी की। मुल्ला मुनीर गलतियां करता है और उसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगतता है। मुनीर भारत में पाले हुए आतंकी भेजता है तो भारत में अपने पाले हुए आतंकियों को भेजता है तो भी नुकसान पाकिस्तान की जनता को ही होता है। मुनीर अफगानिस्तान को घेरने के लिए भी सेना भेजता है तो तालिबान पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हमले किए जाते हैं। बता दें आपको कि इस बार भी मुनीर ने जो किया है उसने पाकिस्तान के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब पाकिस्तान को मुनीर जंग की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस बार तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला करने का विध्वंसक प्लान तैयार किया है। क्या है अफगानिस्तान का ये पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्लान? कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को खत्म करने की तैयारी कर रहा है और इस बार पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं उसके बाद अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, ये आपको प्रहार में बताएंगे। एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हैं तो अमेरिका ने भी ईरान को लेकर कई मोर्चों पर कमर कस ली है, लेकिन इस बीच ईरान ने भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच बने इन हालातों की वजह से दुनिया भर में खलबली है। हर कोई तीसरे वर्ल्ड वॉर यानी थर्ड विश्व युद्ध की आहट से डरा हुआ है, लेकिन अमेरिका ने ईरान को लेकर मानो पूरा मन बना लिया है कि अगर ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा तो अमेरिका उसे तबाह कर देगा। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपने बड़े बड़े युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिनके दम पर अमेरिका ईरान को धमका रहा है और ये चाहता है अमेरिका की ईरान अपने घुटनों पर आ जाए, अमेरिका ईरान जो है दब जाए पूरी तरीके से। लेकिन ईरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका से डरने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ये तनाव कभी भी युद्ध में बदल सकता है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो क्या स्थिति होगी, पूरी दुनिया पर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा, ये प्रहार में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर प्रहार में आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तो बना हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत में भी अब अभिमुक्तेशानंद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिमुक्तेशानंद पर प्रयागराज में माघ मेले से शुरू हुआ बवाल यौन शोषण तक पहुंच गया है। अभिमुक्तेशानंद एक तरफ खुद को फंसाए जाने और झूठे आरोप लगाने की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ जांच तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि इस जांच से अभिमुक्तेशानंद की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि प्रशासन कितनी भी जांच कर ले किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान में छिड़ी जंग की। तो प्रहार में शुरुआत करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के शोले भड़क रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान की सरजमी पर हमला करने की गलती तो कर दी है, लेकिन अब इसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। अब जंग आर पार की हो गई है और धमाकों की गूंज लाहौर तक सुनाई देगी। तालिबान के लड़ाके अब डूरंड लाइन नहीं, सीधे रावलपिंडी और लाहौर को निशाना बनाने की तैयारी में है। सबसे पहले मुल्ला मुनीर की काली करतूत की यह तस्वीर देख लीजिए। ये धमाके की तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की है। मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है और इस हवाई हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अफगानी मीडिया और सुरक्षा स्रोतों के अनुसार अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान आग बबूला हो गया है। अफगानिस्तान ने महिलाओं और बच्चों के कातिल पाकिस्तानी जनरल मुनीर को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पाकिस्तानी जनरल को कड़े हमले की चेतावनी दी गई है। बता दें आपको अफगानिस्तान पर मुनीर की एयर स्ट्राइक, लेकिन अफगानिस्तान ने भी साफ कह दिया है कि अब आने वाले समय में मुनीर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान होगा। अफगानिस्तान पर हुए हमले की अब एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं और हमला कितना भयावह था ये आप देखकर, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस हमले में नरसंहार प्रांत में
बेसूद जिले में एक नागरिक घर को निशाना बनाया गया है। मुनीर फौज के इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। मासूमों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और पाकिस्तान को अब हिमाकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मुनीर के खूनी खेल की एक डिटेल ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल पाक फौज ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। 7 टीटीपी के ठिकानों को उड़ाने का दावा किया गया है। इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाक सरकार ने इसे हालिया हमलों का जवाबी अटैक बताया है। बयान जारी कर इसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बताया गया है। पाक फौज ने हमले में नांगरहार में एक घर को निशाना बनाया है, जिससे एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। इस हमले में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में हमले के बाद कैसे हालात हैं, अब आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। तो अब आम लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में इबादत का महीना रमजान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की सीमाओं से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले में न केवल मासूमों की जान ली जा रही है, बल्कि मानवता को भी शर्मसार किया जा रहा है। और इसी को लेकर अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान के हमलों में हमारे आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान ने, भारत ने भी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आम नागरिकों को निशाना बनाया था, लेकिन अब अफगानिस्तान में आम लोगों के घरों को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की फितरत है जो आम लोगों को निशाना बनाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस तबाही की गवाही दे रही हैं, जिन्होंने चंद मिनटों में अफगानिस्तान में सब कुछ तबाह कर दिया है। चंद मिनटों के हवाई हमले के पीछे ये तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सन्नाटा और चीख पसरा हुआ है। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं मकान, बता रहे हैं कि हमला कितना जोरदार था। तालिबान अब पाकिस्तान अब तालिबान को मुनीर को छोड़ने वाला नहीं है। तालिबान का ये साफ कहना है कि अब मुनीर को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अब लाहौर में भी ऐसी ही चीखें सुनाई देंगी। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर किन किन जगहों पर और कैसे हमले करता है, और आने वाले समय में कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को ये बताएगा कि जो चेतावनी दी गई थी वो यूं ही नहीं दी गई थी। ये चेतावनी इस बात की थी कि अब सीधे सीधे अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले किए थे। उस वक्त भी मध्यस्थता करके मामले को संभाल लिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हरकत की है, उसके बाद साफ कहा अफगानिस्तान ने कि छोड़ेंगे नहीं मुनीर को। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के किन इलाकों में हमला किया है, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हमले किए गए हैं और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। ये आपको बता दें कि बहसूद, खोग्यानी, खैलो, गनी खेल, उर्गुन और बरमल ये वो जगहें हैं अफगानिस्तान की जहां पाकिस्तान ने हमले किए हैं और आम नागरिक घरों को टारगेट किया गया है। इसी से पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान का साफ कहना है कि अब अफगानिस्तान से जो हमले किए जाएंगे वो पाकिस्तान में लाहौर तक बड़े नुकसान करेंगे और लाहौर तक चीखें सुनाई देंगी इन हमलों की। यानी किसी बड़ी तैयारी की आहट है, साफ अफगानिस्तान ने कह दिया है। मुनीर फौज के हमले के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सही समय पर पाकिस्तान को जवाब देने की चेतावनी भी दे दी है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान की गोपनीयता नीति का उल्लंघन बताया है। अफगान सूत्रों के अनुसार पक्तिका में एक धार्मिक स्कूल पर ड्रोन हमला हुआ और नांगरहार में प्रांत में कार्रवाई की गई है। आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है और अब वही पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया है। अफगानिस्तान की फौज अब आर पार की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तस्वीर देख लीजिए कि कैसे अफगानिस्तान ने एक वीडियो जारी करके पाकिस्तान को जवाब देने की चेतावनी दी है और ये बता दिया है कि ये हमारी तैयारी है पाकिस्तान को लेकर। और दोनों
दोनों देशों के बीच अब युद्ध का ऐलान हो चुका है। तालिबान अब मुनीर के मुल्क का नक्शा बदलने वाला है। लेकिन अब इन दोनों के बीच विवाद क्या है, क्यों ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्यों ये दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। 132 साल पुराना है डूरंड लाइन का विवाद, जो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में डूरंड लाइन को लेकर विवाद है और ये विवाद अब जाकर और बढ़ता जा रहा है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा है। ये समझौता 1893 में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। डूरंड लाइन ने अफगान और पख्तून समुदाय को दो देशों में बांट दिया था। अफगानिस्तान ने इसे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना था और इसी को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान इसे अपनी आधिकारिक सीमा मानता है और इसी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान में तनाव रहता है। यानी अफगानिस्तान इसे मानता नहीं है, पाकिस्तान इसे अपनी सीमा मानता है और इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान में तनाव रहा है। लेकिन अभी के समय में यह तनाव और बढ़ता जा रहा है और अब ये युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते रहते हैं। पाकिस्तान लगातार टीटीपी लड़ाकों को छिपाने का आरोप लगाता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। जंग की आग, बारूद के गोले और धधकती सरहदें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं दिख रही है। एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से कराची तक अब जंग की आग पहुंच गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अफगानिस्तान ने साफ कहा था कि अब जो हमले हमारी यानी अफगानिस्तान की ओर से होंगे उसकी चीखें कराची, लाहौर यानी बड़े शहरों तक पाकिस्तान में सुनाई देंगी और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। लेकिन क्या ये माना जाए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का सामना करने में सक्षम है? कि अफगानिस्तान के पास उतने हथियार हैं, उतनी तैयारी है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान आके दिखा रहा है? मुनीर की सेना ने जो चिंगारी अफगानिस्तान में सुलगाई थी उसकी लपटें अब कराची तक पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में हुए हमले ने पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला आखिर किया किसने था, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान अब इस पर दावा कर रहा है कि ये हमले कराची में हमारे यानी अफगानिस्तान की ओर से किए गए थे। वहीं इस बीच टीटीपी लड़ाकों ने भी मुनीर फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विद्रोहियों ने पाकिस्तान फौज के टैंक को चंद सेकेंडों में खाक कर दिया है। तस्वीरें देख लीजिए, पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमले की फुटेज जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि पाक आर्मी का अल खालिद टैंक नष्ट कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि ये हमले या ये नुकसान अफगानिस्तान के हमलों में नहीं हुए, जबकि अफगानिस्तान इस पर हमलों का दावा कर रहा है। ये दिल में अपने ये सर उठा। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर चारों ओर से घिर चुका है, उसे मौत का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने जिन्हें पाला अब वो ही उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया के देशों के बीच दूसरे नंबर पर रखा गया है। सालों से आतंकवादियों को पालने वाला जिन्ना का देश अब खुद आतंकवाद की चक्की में पिसने के लिए मजबूर है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी इसकी आंखें खुल नहीं पाई हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर पूरी डिटेल देते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बुर्किना फासो के बाद सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश अब पाकिस्तान बन गया है और ये पाकिस्तान खुद तो प्रभावित है ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरे देशों में भी पाकिस्तान आतंक फैलाता है। साल 2024 में चौथे स्थान से अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। टीटीपी के हमलों में 90% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जबकि ISKK ने अब पाक शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं पाकिस्तान में और 90% हमले इन्हीं दो प्रांतों में होते हैं, यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं और ये माना जाता है कि ये वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी पाले भी जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टीटीपी और पाकिस्तान के बीच लड़ाई क्यों है? चलिए आपको ये भी तो बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि टीटीपी और पाकिस्तान के बीच तनातनी क्यों बनी हुई है। 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने इस हमले में अमेरिका का साथ दिया और इसी बात से टीटीपी और पाकिस्तान के बीच विवाद है। टीटीपी इसे इस्लाम के खिलाफ मानता है और टीटीपी का कहना है कि पाकिस्तान सच्चा इस्लाम नहीं मानता है, इसलिए टीटीपी पाकिस्तान पर हमले करता है और टीटीपी का अफगान तालिबान से गहरा संबंध भी है।
दोनों एक दूसरे को खुलकर समर्थन देते हैं। साल 2021 में अफगान तालिबान सत्ता में आया, तब से पाकिस्तान टीटीपी को लगातार निशाना बनाने में लगा हुआ है। अब एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर चेतावनी दे रहा है। सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, बल्कि हथियारों के दम पर भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का सामना करने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान का ये दावा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने हथियारों के मामले में, सैन्य ताकत के मामले में कहीं नहीं टिकता है। दोनों के दावों में कितना दम है, इस रिपोर्ट में देखिए। डूरंड लाइन के दोनों तरफ बारूद की गंध है और हवाओं में जंग का शोर। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान की संप्रभुता को लांघकर उसके भीतर स्ट्राइक की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुल्ला मुनीर का ये दाव पाकिस्तान को सुरक्षा देगा, या फिर उसने ऐसे नए मोर्चे को खोल दिया है जिसे संभालना रावलपिंडी के बस की बात नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के भीतर घुसकर ख्वारिज यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि पतिक्ता और खोस्त प्रांतों में किए गए इन हमलों में टीटीपी के कैंप तबाह हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव अब टकराव में बदल गया है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद काबुल में हलचल तेज है। अफगान तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और साफ लफ्जों में कहा है कि नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि निशाना आतंकी नहीं बल्कि आम नागरिक थे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को करारी चेतावनी दी है। इस हमले का अंजाम पाकिस्तान और उसकी सेना को भुगतना होगा। अफगानिस्तान ने कहा, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहा है। ये हमले पाकिस्तान इंटेलिजेंस और सुरक्षा नाकामियों का साफ सबूत है। रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और इस्लामी मूल्यों का साफ उल्लंघन बताया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच संबंध पहले से तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में काबुल ने सऊदी अरब की मध्यस्थता से 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया था, जिसे सीमा पर महीनों से जारी झड़पों के बाद तनाव कम करने की दिशा में कदम माना जा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। काबुल पहले भी इन आरोपों से इनकार करता रहा है कि वो अपने क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए होने देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर जवाबी कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान आगे क्या कर सकता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के पास ऐसे कई हथियार और रणनीतियां हैं जिससे वो जनरल आसिम मुनीर की नींद हराम करने का दम भर रहे हैं। तालिबान के पास अमेरिका के छोड़े आधुनिक हथियार हैं। स्मॉल आर्म्स, M4, M16, AK-47 समेत अन्य राइफल हैं। हैवी वेपन, मोर्टार, रॉकेट प्रोपेल्ड, ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, स्कूट बी मिसाइल होने का दावा। AK-47 जैसी पुरानी राइफलें भी बड़ी संख्या में हैं। वहीं मुल्ला मुनीर भी अफगानिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है। पाकिस्तान के पास कई मॉडर्न एज वेपन सिस्टम हैं। मुनीर के पास F-16 फाइटर, JF-17 जैसे फाइटर जेट्स हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाली शाहीन सीरीज की मिसाइल भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है। हथियार के मामले में पाक अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मुल्ला मुनीर के ये हथियार अफगानों की गुरिल्ला रणनीति से कहीं पीछे हैं। उनकी प्लानिंग मुनीर शहबाज को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। इसके अलावा अफगानिस्तान कई मोर्चों पर पाकिस्तान को चोट देने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के ऐलान की। दुनिया की निगाहें इस वक्त खाड़ी के देशों पर टिकी हुई हैं। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? क्या समंदर की लहरों से तबाही का नया मंजर निकलने वाला है? क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अमेरिका की वॉरशिप समंदर का सीना चीरते हुए अब आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी मिसाइलों के मुंह को खोल दिया है। यानी अब ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने अपना फ्लोरिडा दौरा टाल दिया है और एयरफोर्स कमांडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग की है और मिडिल ईस्ट में अपने जंगी बेड़ों को अलर्ट पर रहने को कह दिया है। अमेरिकी जंगी विमान अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं
बता दें आपको कि ये कुछ ऐसे विमान जिनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, महायुद्ध की हलचल अब इन तैनातियों के बाद बढ़ गई है। हालांकि आज से नहीं है, पिछले कई महीनों से धीरे धीरे अमेरिका ने ईरान की तरफ या मिडिल ईस्ट में समंदर के रास्ते अपनी ताकत को और मजबूत करने और ईरान के घेरने के लिए रणनीति बनाई और धीरे धीरे लगातार वॉरशिप तैयार की जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सैन्य कर्मियों की आवाजाही शुरू कर दी है। यूएसएस जेराल्ड भी इस ईरान के पास पहुंच गया है। अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को अज्ञात मिशनों के तहत ट्रांसफर किया जा रहा है। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब ईरान के साथ संभावित सैन्य टकराव की आशंकाएं तेज हो गई हैं। मतलब ट्रंप ईरान में कुछ बड़ा करने वाले हैं। رضا جاکی شنوات فرماندهیه درسته دختر؟ رضا جاکی और ये तस्वीरें देखकर आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच हो क्या रहा है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कैसे चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं और कैसे दोनों देश एक दूसरे को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। यूएसएस जेराल्ड ईरान के पास पहुंच चुका है, इसीलिए अमेरिका लगातार कह रहा है ईरान किसी भी वक्त मात खा सकता है। जबकि तेहरान फिर सड़कों पर लोग आ गए हैं तेहरान में। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग की है, अपना फ्लोरिडा दौरा छोड़कर उन्होंने ये मीटिंग की है। वहीं एयर डिफेंस का भी मिसाइल टेस्ट किया गया है। B-2 बॉम्बर की सीक्रेट उड़ान हो गई है। B-2 बॉम्बर जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है, उसकी सीक्रेट उड़ान ईरान की तरफ हुई है। जबकि तेहरान में S-300 एक्टिव किए गए हैं, यानी ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी अमेरिका को लेकर कर ली है। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर कितने भी हमले करे, ईरान ने तैयारी की है। यूरोप के कई बेस पर हलचल तेज हो गई है, तो वहीं यूरोप तक हमला करने की पूरी रणनीति बना ली है। यानी ईरान ने यूरोप में किसी भी जगह पर अमेरिका को घेरने के लिए हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां अमेरिकी सैन्य अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं ईरान 3000 मिसाइलों से अमेरिका इजराइल को टारगेट करने के लिए प्लान में है। ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि कैसे मध्य पूर्व से यूरोप तक को दहलाने की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। और ऐसे वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि 3000 मिसाइलों से ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। लेकिन अमेरिका क्या ईरान के आगे कमजोर है? ये कोई नहीं मान सकता है। सबको पता है कि अमेरिका हर मायने में ईरान से बहुत मजबूत है और यही वजह है कि यह माना जा रहा है युद्ध होता है तो अमेरिका ईरान पर भारी ही पड़ेगा। और चलिए ईरान क्या करेगा, क्या दावा किया जा रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल देते हैं। अगर युद्ध हुआ तो बड़े इलाके में जंग छिड़ेगी। ईरान 3000 से ज्यादा मिसाइलों से अमेरिका पर हमला करेगा। ईरान के टारगेट पर मध्य पूर्व देशों की राजधानी होगी और यूरोप के कई हिस्सों में भी हमला करने की संभावना है। जंग से पहले ईरान ने अपने सभी नेताओं को छिपा दिया है। सेना को आदेश कम्युनिकेशन कटने के बाद भी जंग लड़ते रहे, यानी अगर ईरान में बड़े नेताओं से कम्युनिकेशन कट जाए तो भी लड़ाई जारी रहे। ईरान के अपनी लड़ाई को जारी रखें। टारगेट पर सभी अमेरिकी बेस रहेंगे जिससे जंग बड़ी होगी। यानी मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के बेस हैं उस पर ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर बारूद की गंध से भर गई है। जहां एक तरफ दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के संघर्षों पर हैं, वहीं ईरान ने अपनी कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस इलाके में अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जगह अमेरिका को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भयंकर तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज में साया 3G मिसाइल दागकर खलबली मचा दी है। इस मिसाइल का परीक्षण IRGC नेवी के स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अभ्यास के दौरान किया गया है। ईरान ने यह परीक्षण ऐसे वक्त में किया है जब जंग जैसे हालात बने हुए हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि उसके क्षेत्र पर एक भी हमला हुआ या गोलीबारी की गई
तो वो अमेरिकी संपत्तियों और अपने हितों पर भारी और निर्णायक जवाबी कार्रवाई करेगा। مأموریت این ناوهای محافظ در تنگه هرمز انهدام اهداف هوایی متخاصم به شناورهای تندرو و سکوهای پرتاب موشک‌های کروز است. با موشک صیاد 3F که هدف خود را در فاصله 150 کیلومتر. सयाद 3G की मिसाइल की खासियत क्या है, ये अमेरिका के छक्के छुड़ाएगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं। ये मिसाइल सयाद 3 का नौसैनिक वेरिएंट मानी जाती है। इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगा होता है। इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर बताई जाती है। ये फाइटर जेट, ड्रोन और पेट्रोल एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकती है। कुछ क्रूज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। शाहिद सयाद शिराज जहाज पर 6 बड़े VLS साइलो मौजूद हैं। इससे जहाज लगभग 150 किलोमीटर का एयर डिफेंस बबल बना सकता है। होर्मुज जैसे क्षेत्र में ये ईरान की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। ईरान जहां अमेरिका के खिलाफ तैयारी कर रहा है, तो वहीं प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके चेतावनी भी दे रहा है। ईरान की ओर से जारी प्रोपेगेंडा वीडियो में कहा गया है कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि उसने ईरान की ओर युद्धपोत भेजा हुआ है। बहुत अच्छा है, युद्धपोत एक खतरनाक प्रणाली है, लेकिन युद्धपोत से भी अधिक खतरनाक हथियार वो है जो इस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ट्रंप को कैसे चेतावनी दी है और उनके जहाज को समंदर में डुबोने की बात कही है, अब खुद सुन लीजिए। گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि इनका देश अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत के बीच दुनिया की ताकतों के दबाव के आगे सिर नहीं झुकाएगा। در مقابل هیچ کدوم از این سختی ها سرخم نخواهیم کرد. گیرم که دنیا با ناجوانمردی قدرت ها ما نیز در مقابل این مشکلات سر خم نخواهیم کرد. और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जंग से पहले अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूएसएस गैराज में तैनात सैनिक दबाव में है। दूसरी बार तैनाती बढ़ने से सैनिक दबाव में आ गए हैं। WSJ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब सैनिक दबाव में आ गए हैं, यानी दोबारा तैनाती को लेकर सैनिकों के मन में भी ये शंका है, ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब जब दोबारा उनकी तैनाती की गई है तो क्या अब युद्ध होगा या फिर नहीं। वहीं ट्रंप ने युद्ध के लिए दूसरा फ्रंट भी खोल दिया है। ग्रीस में अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती देखी गई है। सौदा बे में 12 से ज्यादा F-35 नजर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका वैकल्पिक योजना पर काम कर रहा है और इन तस्वीरों से अमेरिका ये बता रहा है कि कैसे उसने यूरोप के अलग अलग जगहों पर अपनी तैनाती की। मिडिल ईस्ट में तो उसके बेस हैं ही, यानी यूरोप में भी उसकी पूरी तैयारी है। तो ये वो फाइटर जेट्स अमेरिका के जो ग्रीस तक में तैनात कर दिए गए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर यूरोप को लेकर अमेरिका यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना क्या है, कहां-कहां पर उन्होंने यूरोप में अपनी तैनाती कर रखी है और किन-किन जगहों पे उनके फाइटर जेट्स देखे गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी वैकल्पिक योजना सबसे पहले ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में अलग-अलग जगहों पर पूरी तैयारी कर ली है अमेरिका ने। साथ ही ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, स्पेन में भी अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। यानी हमने ग्रीस की तस्वीर तो आपको दिखाई है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन में भी तैनाती कर दी गई है। इन जगहों से अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरेंगे ईरान पर हमला करने के लिए। इसके अलावा बुल्गारिया में भी तैनाती की गई है फाइटर जेट्स की। साथ ही ग्रीस में, जैसा कि हमने तस्वीर में आपको दिखाया कि ग्रीस में भी अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैयारी है। यूएस फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग के लिए
KC-135 टैंकर तैनात किए गए हैं। यानी एक तरफ टैंकर तैनात कर दिए गए हैं कि जब फाइटर जेट्स इन जगहों से, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन से उड़ान भरते हैं, तो कैसे उनको रिफ्यूल किया जा सकता है, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बार फिर देखिए ग्रीस में कैसे अमेरिका के जेट्स तैयार किए गए हैं और क्या तैयारी है अमेरिका की ईरान को लेकर यूरोप के माध्यम से, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन पीक पर पहुंच चुकी है। ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और तेहरान भी सीना ताने खड़ा है। जंग के खतरे के बीच अब खामेनेई के पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। पर्दे के पीछे मीटिंग छोड़कर ट्रंप ने सीधे सामने आकर अटैक की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक तरह से खामेनेई को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप के इस अल्टीमेटम के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। खबर फैल गई है कि अमेरिका ने युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं। ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग के दौरान सीधे तौर पर तेहरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों के भीतर दुनिया को खुद पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कोई डील होगी या फिर युद्ध। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वॉशिंगटन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। रक्षा जानकारों के मुताबिक इस एक कदम का मतलब सीधे तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला है। ट्रंप का सीधा संदेश है कि ईरान को दबकर रहना होगा। ईरान को मिसाइलें, न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से खत्म करने होंगे, वरना अमेरिका अटैक के लिए तैयार खड़ा है। खुफिया रिपोर्ट्स और द टेलीग्राफ के दावों के मुताबिक यूएस सेना को ईरान पर हमला करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। आसमान में 50 से ज्यादा अमेरिकी फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। दुनिया का सबसे घातक और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब ईरान की दहलीज पर खड़ा है। यह सिर्फ तैनाती नहीं, ईरान के लिए सीधी चेतावनी है, लेकिन तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। सर्वोच्च नेता खामेनेई ने 2 टूक कह दिया है कि ईरान हर वार का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान की मिसाइलें बाहर आ चुकी हैं और हौसले फौलादी हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी रेड लाइन खींच दी है। अपने सहयोगियों को साफ संदेश दे दिया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए जंग ही क्यों न करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान अमेरिका के बीच क्या स्थिति बनती है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन अब बात करेंगे दिल्ली के उस आतंकी साजिश की जिसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कर दिया है। कैसे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है और कैसे दिल्ली को दहलाने का ख्वाब देखने वाले अब जेल के पीछे हैं, कैसे बंगाल से तमिलनाडु तक छापेमारी हुई है, पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, जरा नाम पर गौर करिएगा। ये नाम देखिए, इनके नाम है मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबाहत, उमर मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद उज्जल। ये सारे देश के विरोधी गतिविधि में शामिल थे और इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देश में दहशत फैलाने का ख्वाब ये देख रहे थे, लेकिन अब पुलिस इनका शिद्दत से इलाज कर रही है। इनके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि इनमें से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी तमिलनाडु से हुई है। सोचिए किस तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आतंक का प्लान तैयार किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इनमें से तो एक बांग्लादेशी भी है। अब इन सभी को दिल्ली लाया गया है। दिल्ली में इनका हिसाब होगा और कितने पाकिस्तानी बांग्लादेशी मददगार देश में मौजूद हैं, ये सवाल अब इनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन इनसे मिले इनपुट के आधार पर अब कहां पर और कैसे कार्रवाई होगी, ये खुफिया एजेंसी ने तैयारी कर ली है और जल्द ही इन 6 गिरफ्तारियों के बाद कुछ और गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। और अब जरा दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के बारे में आपको बता देते हैं, कैसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उसी डिटेल की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिल्ली पुलिस को दिल्ली में आतंकी साजिश के इनपुट मिले थे। लाल किले के आसपास के इलाके में आतंकियों के
जो आसपास के इलाके हैं लाल किले के, वो आतंकियों के निशाने पर थे। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इन जगहों पर हमले की तैयारी एक बार फिर से की जा रही है। आतंकियों ने चांदनी चौक के मेन मंदिरों पर हमले की बात कही थी। खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और देश के अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। स्पेशल सेल ने तकनीकी निगरानी की। ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर संदिग्धों का पीछा किया गया। सबसे पहले मालदा से 2 संदिग्ध पकड़े गए और इनसे पूछताछ के बाद 6 अन्य के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद तमिलनाडु से इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी कुल 8 संदिग्ध अब तक पुलिस की गिरफ्त में है और ये माना जा रहा है इन 8 लोगों से पूछताछ के आधार पर देश के अलग अलग जगहों पर यह अभियान चलाया जाएगा और कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं। इन संदिग्धों की गिरफ्तारी पर पुलिस क्या कह रही है, उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था। तो अब देश के गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 को पश्चिम बंगाल से और 6 लोगों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों ने फ्री कश्मीर के पोस्टर अलग अलग जगहों पर चिपकाए थे, जिसके बाद धीरे धीरे इनकी पहचान की गई। दिल्ली और कोलकाता में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए गए थे, खासतौर पर मेट्रो स्टेशन पर ये पोस्टर लगाए गए थे। इन संदिग्धों के पास आतंकी संगठनों से फंडिंग भी मिली है और इसके अलावा कुछ और फंडिंग आने वाली थी। कहां से, अब यही पूछताछ इनसे की जाएगी। 8 संदिग्धों में से कुछ बांग्लादेश के भी बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। कई लोग बांग्लादेश गए, वापस आए और उसके बाद आतंकी संगठनों संपर्क में रहते हुए आतंकी प्लानिंग तैयार की। कुछ का संपर्क अब बांग्लादेश से भी है, कुछ का संपर्क पाकिस्तान से भी है। कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों से जुड़े थे। आईएसआई के इशारे पर भी ये काम कर रहे थे, यानी पाकिस्तान के इशारे पर भी ये काम कर रहे थे। भारत में रहकर लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते थे और यही इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब इन 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भारत में कौन कौन लोग इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, इसकी पूछताछ इनसे की जाएगी। ये संदिग्ध पूरी खुफिया जानकारी विदेश में बैठे अपने आतंकी आकाओं को देते थे, उन्हें सपोर्ट मुहैया करवाते थे। A to Z खुफिया जानकारी पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे आतंकियों तक पहुंचती थी। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे इन लोगों की पहले पश्चिम बंगाल से और फिर तमिलनाडु से गिरफ्तारी हुई और यह माना जा रहा है कि अब कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी। बल्कि ये पुलिस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनसे पूछताछ के बाद कुछ और इनपुट मिलेंगे, क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो 6 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद अब 8 लोगों से पूछताछ के बाद और बड़ी चेन निकलकर सामने आएगी। यानी भारत में इनका नेक्सस कितना बड़ा है और भारत के बाहर कहां पर इनका संपर्क था, इसकी पूरी जांच की जाएगी। पुलिस को अब तक जांच में क्या क्या मिला है उसकी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। संदिग्धों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। 8 मोबाइल फोन इन लोगों के पास से मिले हैं, जिसमें 16 सिम कार्ड भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। मोबाइल में रेकी की तस्वीरें हैं, यानी किन किन जगहों पर धमाके या हमले करने की तैयारी थी, उसकी रेकी कहां की थी, पूरी तस्वीर मिली है। कई वीडियो भी मिले हैं जब ये बाहर भेजे गए थे। वीडियो कहां पर भेजे गए थे, यही पूछताछ इनसे की जाएगी। यानी पैसे के लिए एक एक सबूत पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से भेजे जा रहे थे, जिन पर अब हंटर चल रहा है। अब आपको तस्वीर याद दिला देते हैं कि कैसे 10 नवंबर को 2025 को, यानी पिछले साल, अभी 4 से 5 महीने पहले शाम 6:52 पर लाल किले के पास धमाका हुआ था। आतंका डॉक्टर मॉड्यूल के धमाके में 13 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। जरा सी भी संदिग्ध गतिविधि पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और इसी आधार पर जांच के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से गिरफ्तारियां हुई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक तरफ आतंकियों की धरपकड़ हो रही है, उनके चमचों को खोजकर पकड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पर सेना बड़ा प्रहार कर रही है। किश्तवाड़ में सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। सेना आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है। अभी अंदर भी लग गया।
और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप गोलियों की आवाज सुनिए। इस वक्त किश्तवाड़ में गोलियों की आवाज गूंज रही है। आतंकी ठिकानों पर सेना के जवान कहर बनकर टूट पड़े हैं। उन पर ऐसा अटैक हो रहा है, उनकी पुश्ती भी भारत के खिलाफ आतंकी सोच पालने से तौबा करेंगी। किस तरह से आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है उसकी डिटेल भी आपको बता देते हैं। दरअसल किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक तरफ आतंकियों को मार गिराया, वहीं दूसरी ओर कई आतंकियों की खोज लगातार जारी है। इनमें से एक जैश मोहम्मद का टॉप कमांडर भी था, जबकि 2 आतंकी गोली लगने से घायल हो गए हैं। सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से कड़ी निगरानी की जा रही है। बीते 36 दिनों से सेना आतंक विरोधी अभियान चला रही है। इस अभियान में अब तक जैश का कुख्यात आतंकी आदिल भी मारा जा चुका है, जबकि आतंकी सैफुल्लाह और उसके साथी जंगलों में छिपे थे। बताया जा रहा है कि आतंकी सैफुल्लाह ही है इन सब के पीछे और इसीलिए अब सैफुल्लाह की भी खोज तेज कर दी गई है। यानी मसूद अजहर चाहे कितना भी प्लानिंग कर ले, कितना भी पाकिस्तान में बैठकर आतंकी ख्वाब पाल ले, उसका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने वाला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मुल्ला मुनीर और मसूद अजहर दोनों डरे हुए हैं। उन्हें भी पता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया है, किसी भी वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करेगा और आतंक के लिए काल बनेगा। और सबसे ज्यादा नुकसान मसूद अजहर यानी पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकियों को होगा जो भारत में आतंक फैलाने की साजिश रचते हैं। और अब उन्हीं को खत्म करने के लिए भारतीय सेना, भारत की खुफिया एजेंसियां जुट गई हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरकर कैसे मसूद अजहर और उसकी आतंकी ब्रिगेड नए नियम बना रही है, उसकी डिटेल भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर ने महिला ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया था। मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की अब भर्ती शुरू कर दी है। इन लड़कियों में ज्यादातर मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। ये लड़कियां बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली की रहने वाली हैं। मसूद ने महिला ब्रिगेड भर्ती का काम सादिया अजहर को सौंपा है। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है। सादिया ही जमात उल मोमिनात की सबसे बड़ी लीडर है। सादिया का पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। मसूद ने आफिरा बीवी को भी स्लीपर सेल की जिम्मेदारी दी है। आफिरा बीवी कमांडर की हैसियत पर तैनात है और आफिरा मसूद के भतीजे उमर फारूक की पत्नी है। ऑपरेशन सिंदूर में ही मसूद की बड़ी बहन भी मारी गई थी। मसूद की बड़ी बहन अबाबा बीबी सहित 14 लोगों की भारत के हमले में मौत हुई थी। उसी दौरान मसूद ने महिला ब्रिगेड का ऐलान किया था और अब इसका प्रमुख जिसे बनाया गया है यानी सादिया अजहर, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर रही। लेकिन भारत के पास इस तैयारी का एक इनपुट है, किसी भी वक्त उनकी इस योजना को भी खत्म किया जाएगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद और उसकी आतंकी ब्रिगेड की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया मसूद अजहर अब महिला ब्रिगेड के साथ भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। जमातुल मोमिनात का कनेक्शन हुआ है दिल्ली से। दिल्ली ब्लास्ट में भी जमातुल मोमिनात का कनेक्शन सामने आया था। अब एनआईए ने इस मामले में लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि वो जमात उल मोमिनात के कमांडर आफिरा बीवी के कांटेक्ट में थी। उसी ने शाहीन को भारत में महिलाओं को आतंकी ब्रिगेड में शामिल कर फिदाइन बनाने का काम सौंपा था। और अब एक बार फिर दिल्ली में दहशतगर्दी का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। देश के गद्दारों की गिरफ्तारी हो गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आतंकी ब्रिगेड पर प्रहार हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश को भारतीय सेना और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर और छापेमारी की जाएगी और आतंक को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली को दहलाने वाले, देश में आतंकी साजिश रचने का ख्वाब देखने वाले अब गिरफ्त में हैं। आतंकियों की साजिश पर सुरक्षा बलों का हंटर चला है। उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। सुरक्षा बलों की सतर्कता देखिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑपरेशन चलाया गया, ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। ऐसा प्रहार हुआ, उनकी आने वाली पुश्तें भी आतंक का ख्वाब देखने पर 100 बार सोचेंगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बांग्लादेश स्थित लश्कर टेरर मॉड्यूल के 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 10-15 दिनों से सभी संदिग्ध आतंकी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में फर्जी आईडी के आधार पर बसे हुए थे
और लगातार देश विरोधी पोस्टर को जगह जगह पे चस्पा कर रहे थे। इसी कड़ी में एजेंसियों को ये इनपुट मिलता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज जो है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रही है, जिसके बाद स्पेशल सेल की एक टीम को इन 2 स्टेट्स में भेजा जाता है। लगभग 10 दिनों तक पुलिस की टीम जो है इन सभी का इनपुट जुटाती है और आखिर में 6 लोगों को तमिलनाडु के अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया गया और जो अन्य 2 को पकड़ा गया है उनको पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया इनपुट से चेतावनी मिली कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली में भीड़ भाड़ वाली धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों को निशाना बनाने की संभावित आतंकी साजिश रच रहे हैं। खास इनपुट से पता चला था चांदनी चौक इलाके का एक मंदिर आतंकियों के टारगेट पर था। आतंकी लाल किले के आसपास के संवेदनशील इलाके में आईईडी ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। ये टेरर मॉड्यूल पहले आतंकी मंसूबे को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही इन पर शिकंजा कस चुका है। आतंकियों के पर काटे जा चुके हैं। टेरर मॉड्यूल सबसे पहले जांच के दायरे में तब आया जब दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क सहित कई जगहों पर भड़काऊ पोस्टर दिखे। इन पोस्टर्स में भड़काऊ कंटेंट थे, कश्मीर का जिक्र था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। स्पेशल सेल ने जांच शुरू की। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक नेटवर्क का पता चला। फंडिंग और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन की भी बात सामने आ चुकी है। आतंक के खिलाफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑपरेशन जारी है। देश में हो चाहे सरहद के पार, हर तरफ आतंक का फन कुचला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अभी मुक्तेश्वर की। और एक ऐसा लग रहा है ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, ये विवाद लगातार और फंसता जा रहा है। इनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब अभी मुक्तेश्वर पर यौन शोषण का केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में अब अभी मुक्तेश्वर का क्या होगा? क्या अभी मुक्तेश्वर जेल जाएंगे? क्या उन पर पॉक्सो की धाराएं लगेंगी? पूरी डिटेल आपको बताएंगे। देखिए, इस लेटर ने अभी मुक्तेश्वर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी मुक्तेश्वर के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। रेप एंड पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। बता दें आपको कि अभी मुक्तेश्वर के खिलाफ प्रयागराज की झूसी में केस दर्ज किया जा चुका है और इस एफआईआर में अभी मुक्तेश्वर के साथ उनके शिष्य मुक्तानंद का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही 2 से 3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी मुक्तेश्वर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में क्या है, किसने ये शिकायत की है, पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अभी मुक्तेश्वर और उनके शिष्य के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। एफआईआर में लिखा गया है कि अभी मुक्तेश्वर सरस्वती और उनके शिष्यों ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर यौन शोषण किया है। दोनों पीड़ित नाबालिग हैं। ये घटना 13 फरवरी साल 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 के बीच हुई है। ये घटनाएं कुंभ मेला 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान हुई हैं। इस दौरान लगे शिविर में घटना को अंजाम दिया गया और एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि सिर्फ शिविरों में ही नहीं बल्कि कैंप के बाहर खड़ी गाड़ी में भी वारदात को अंजाम दिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि हम दर दर भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए हैं। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है। न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया है। मैं अब साफ साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किया गया है। इसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दी है, यानी अब अभी मुक्तेश्वर और उनके शिष्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई आगे की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अभी मुक्तेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। उन्होंने इसे षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का जिक्र किया गया है वो ना तो कभी यहाँ पढ़े और ना ही कभी यहाँ रहे। सुनिए। धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, गौ रक्षा की बात हो रही थी, मामला एफआईआर तक पहुंच गई, क्या कहेंगे? बात यह है कि धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। और स्वामी अभी मुक्तेश्वर की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं, जो अपने आप को वो पाक साफ बता रहे हैं, षड्यंत्र जिस बात को करार दे रहे हैं, वो कितना सही होगा, आपको लगातार आगे अपडेट देते रहेंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।